अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का थर्ड लेक्चर है। लेकिन आज इस वीक के जो लेक्चर्स हैं वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नहीं होंगे। आधा पार्ट एक्सेल का है, आधा पार्ट पावर पॉइंट का है, क्योंकि एक्सेल में हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आप लोगों से मैंने बोला था कि कोई मुझे ये कोरोना की जो डेटा है वो प्रोवाइड कर दे। आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे प्रोवाइड किया है, वैसे बाकी लोगों में से किसी ने नहीं प्रोवाइड किया। चलिए खैर है, एक ने तो प्रोवाइड किया है, इस चीज़ पे हम लोग काम कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे। प्रिडिक्शन करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, एक्सेल से क्या होता है, किसके थ्रू हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि पुराने डेटा को यूज़ करके आने वाले दिनों में क्या नंबर्स होंगे, क्या स्टेटिस्टिक्स होंगी, उसकी प्रिडिक्शन कैसे की जाती है। तो ये आपके पास केसेस हैं, इसमें डेट्स लिखी हुई हैं। 26 फरवरी से स्टार्ट हुआ है ये, उसमें 2 केसेस थे। तो ये जाता है 22 जून तक। तो इसमें डेट है और केसेस हैं। केसेस यहाँ पे 2 केसेस थे, फिर कोई केसेस नहीं, फिर 4 एंड सो ऑन। अब इसमें एक चीज़ आप नोट करेंगे कि ये जो केसेस हैं ये पर डे केसेस नहीं हैं, ये कम्युलेटिव केसेस हैं, टोटल केसेस हैं। टोटल केसेस कितने थे? तो 22 जून को पाकिस्तान में 1,81,000 1,81,000 केसेस। तो मतलब ये हर दिन के केसेस नहीं बता रहा है, ये आपको टोटल केसेस बता रहा है कि हर रोज कितने केसेस, टोटल कितने केसेस हो जाते हैं। तो ये जो खाली जगह है इसका मतलब ऑब्वियसली ये हुआ कि इस लोकेशन पे या तो केसेस पुराने दिन के जैसे हैं, कोई नया केस नहीं आया तो उन्होंने खाली छोड़ दिया। लेकिन इसका मतलब यही हुआ कि जब 26 को 2 केसेस थी, 27 को कोई केस नहीं आया, तो मतलब यही हुआ कि 27 को भी 2 केसेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमें आइडियली क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो जितने केसेस ऊपर हैं उतने केसेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 4 5 6 6। क्योंकि जो खाली वैल्यूज, खाली सेल्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सेल उनको एज अ जीरो वैल्यू ट्रीट करता है। तो हमने इसको एज अ जीरो वैल्यू ट्रीट नहीं करना, हमने इनको कोई नंबर असाइन करना है जो कि पिछले के बराबर है। अब सबसे पहले तो आप डेट को यूज़ करके कभी भी इक्वेशन नहीं बना सकते, क्योंकि हमने, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हमने ग्राफ बनाना है पॉइंट का स्कैटर्ड प्लॉट बनाना है, उस प्लॉट के थ्रू एक कर्व पास करनी है और उस पर कर्व की इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन के लिए आपके पास कोई होल नंबर्स होने चाहिए। तो हम लोग डेट की जगह डेज यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक इंसर्ट करता हूँ कॉलम और मैं यहाँ पे डेज लिख लेता हूँ। तो ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे और ये थर्ड डे। अब यहाँ पे डेट शो हो रही है क्योंकि यहाँ पे आप देखें टाइप जो है वो डेट की हुई हुई है, डेटा टाइप। तो इसको मैं जनरल कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो मेरे पास डेट्स हो जाते हैं। तो मतलब हमारे पास एक दिन से शुरू होकर 118 दिन तक का डेटा यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद एक और चीज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये आपके पास टोटल केसेस हैं, इसको हम लोग टोटल केसेस कह लेते हैं। हम इसको केसेस पर डे भी निकाल सकते हैं, केसेस पर डे। केसेस पर डे कैसे निकलेंगे कि जितने केसेस पिछले दिन हैं, अगले दिन के केसेस को उसमें से माइनस करो तो वो केसेस पर डे हो जाते हैं। फर्स्ट डे तो 2 केसेस हैं, वो तो समझ आ गई। सेकेंड डे कितने केसेस हैं, हम लोग सेकेंड डे के केसेस को माइनस करेंगे पिछले डे के केस के साथ, तो हमें पता लग जाएगा कि सेकेंड डे कोई केस नहीं आया। इसी तरह थर्ड डे में भी कोई केस नहीं आया, तो उसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, तो थर्ड डे में भी 0 केसेस है। फोर्थ डे में क्या होता है कि 2 मजीद केसेस आ जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर 2 आना चाहिए, तो ये 2 आ गया। फिफ्थ डे और सिक्स डे में भी कोई नए केसेस नहीं आए, तो ये 0 0 होगा। सेवन्थ डे में एक केस आया है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। एट्थ डे में कोई केस नहीं आया, 0, फिर एंड सो ऑन। तो मतलब हमने इस फार्मूला के थ्रू क्या निकाल लिया कि हर रोज कितने केसेस आ रहे हैं। तो हम लोग दोनों ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे कि दोनों में से ज़्यादा बेहतर सूटेबल कौन सा होता है। तो ये टोटल केसेस हैं कि जितने केसेस उस दिन में रिकॉर्ड, उस दिन तक रिकॉर्ड हुए हैं, कि शुरू से लेके उस दिन तक सारे दिनों के कलेक्टिव केसेस कितने रिकॉर्ड हुए हैं। तो कोरोना स्टार्ट हुआ 26 फरवरी को, उसके बाद 13 दिन के बाद 16 केसेस टोटल थे पाकिस्तान में, लेकिन 13th डे में 9 केसेस पाकिस्तान में रजिस्टर हुए। तो ये केसेस पर डे है और ये टोटल केसेस।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इनको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम लोग केसेस पर डे प्लॉट दोनों को प्लॉट कर लेते हैं बारी बारी। केसेस पर डे, यहाँ पे आप लोगों ने पॉइंट का प्लॉट करना है, आपने कर्व प्लॉट नहीं करनी, आपने पॉइंट्स प्लॉट करने। तो ये हमने पॉइंट्स प्लॉट किए, तो ये थोड़ा सा स्कैटर्ड ग्राफ बना है, आपको नजर आ रहा होगा। चार्ट टाइटल है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। चार्ट टाइटल फंस गया, दोबारा से बना लेते हैं। यहाँ इसको यूज सेलेक्ट कर लेते हैं। केसेस पर डे का प्लॉट बन गया ये। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ये प्लॉट करने में, तो आप इसको, ये जो फर्स्ट वाली लाइन है इसको आप डिलीट कर दें। टाइटल वाला जो ब्लॉक है, टाइटल हम एंड में प्लेस कर दें, तो डिलीट कर दें। उसके बाद डायरेक्टली इन दोनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करके, उसके बाद आप ये ग्राफ प्लॉट करें। केसेस पर डे का ग्राफ हो गया, इसको हम लोग थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग टोटल केसेस का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये टोटल केसेस का ग्राफ अगर आप देखें तो ये कम स्कैटर्ड है, केसेस पर डे का ग्राफ ज़्यादा स्कैटर्ड है। ये बिल्कुल एक स्मूथ सी कर्व बन रही है, लेकिन ये थोड़ी सी ना खराब सी कर्व बन रही है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं केसेस पर डे को, और उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे टोटल केसेस। अब इसमें हमने ट्रेंड लाइन इंसर्ट करनी है। पहले हम इसके एक्सिस के टाइटल डाल देते हैं। अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जो एक्स एक्सिस है इस पे है डेज, और वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ केसेस। जब भी किसी पॉइंट स्कैटर्ड प्लॉट से इक्वेशन बनाई जाती है तो उसमें वो एक्स और वाई की फॉर्म में बनती है। अभी आपके पास सिर्फ डेटा पॉइंट्स हैं, हमने डेटा पॉइंट्स को यूज करके ये स्कैटर्ड प्लॉट बनाया है। अब हम इसके अंदर से कर्व गुजारेंगे, तो कर्व जो होगी वो, उसकी जो इक्वेशन होगी वो एक्स वाई की फॉर्म में होगी। वाई इज इक्वल टू एक्स समथिंग, तो मतलब नंबर ऑफ केसेस जो है वो वाई होगा और एक्स जो है वो डेज होगा। उसके लिए आप इस ट्रेंड लाइन पे जाएं। ये एक सादी सी कर्व बनी है, इतनी अच्छी ये फिट नहीं हुई भी। इस पर डबल क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। अभी हमने लीनियर कर्व बनाई है। लीनियर कर्व क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन जो है कर्व वो हमें इतनी सुटेबल नहीं लग रही। इसकी सुटेबिलिटी को फाइंड करने के लिए, या अगर आप नीचे देखें तो डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट और डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू, ये दो चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो हम लोग, अब क्या है कि ये लीनियर कर्व की इक्वेशन है, इसकी आर स्क्वायर की वैल्यू है 0.7446। आर स्क्वायर क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम लोग इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। लीनियर की इक्वेशन क्या है वो कॉपी कर लो, और ये इक्वेशन है, और ये आर स्क्वायर वैल्यू, आर स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। इसकी आर स्क्वायर वैल्यू है 0.7446। अब हम कर्व की टाइप को चेंज करते हैं। लीनियर से हम इसको लॉगरिथमिक कर देते हैं। लॉगरिथमिक, आप यहाँ पे भी देखेंगे जो कर्व की टाइप है उसके साथ कर्व की शेप भी डिफाइन की हुई है। इसकी शेप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। लॉगरिथमिक कर्व की शेप इस तरह की होती है। लॉगरिथमिक क्या होता है, जिसमें नेचुरल लॉग एल एन आया होता है। तो इसकी कर्व की शेप इस तरह की है। ये और भी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि इसकी शेप इस तरह की है, ये इस तरह के डेटा पे फिट हो ही नहीं सकती। इसकी आजकल की वैल्यू पिछले वाली से भी कम है। इसको हम लोग लिख लेते हैं लॉगरिथमिक को भी।
आर स्क्वायर है 0.4115। थर्ड जो टाइप है वो है पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल में अब आप देखें, पोलिनोमियल जो होती है वो एक आप लोगों ने एफएससी में और मैट्रिक में पोलिनोमियल इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं। एक्स की पावर्स वेरी करती रहती है इसमें। अभी ये सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पे ऑर्डर इसका मेंशन है। अगर मैं इसको थर्ड ऑर्डर करूँगा तो क्या होगा, एक्स की मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगी। अगर मैं इसको फोर्थ ऑर्डर करूँगा तो ये 4 हो जाएगी। फिफ्थ ऑर्डर करूँगा तो ये 5 हो जाएगी, सो ऑन। तो फिर हम सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल को देखते हैं। इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू है जो वो 0.912 से काफ़ी ज़्यादा होगी है, लेकिन जो कर्व है वो अभी भी इतनी अच्छी तरीके से फिट नहीं हुई हुई यहाँ पे। तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, सेकंड ऑर्डर। आर स्क्वायर की वैल्यू है 0.9126। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थर्ड ऑर्डर बना लेते हैं। ऑर्डर चेंज कर दें, थर्ड ऑर्डर। इसकी जो ऑप्शन आ रही है वो मैं इस कर्व पे जब डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये विंडो आ जाती है। थर्ड ऑर्डर आप देखेंगे थोड़ी सी काफ़ी हद तक ये इसके ऊपर बैठ रही है, ये वाली कर्व। और इसकी आर स्क्वायर की वैल्यू भी सेकंड ऑर्डर से ज़्यादा इम्प्रूव है। थर्ड ऑर्डर भी कॉपी कर लेते हैं। जीरो पॉइंट 9217। उसके बाद हम फोर्थ ऑर्डर भी देख लेते हैं, फोर्थ ऑर्डर की शेप क्या आती है। फोर्थ ऑर्डर को भी कॉपी कर लेते हैं। 0.9231। फिफ्थ ऑर्डर अगर आप देखें तो फिफ्थ ऑर्डर आगे जाके फ्लैट हो रही है, तो मतलब ये आपकी जनरल परसेप्शन है। यहाँ पे अब आपकी परसेप्शन वाली बात आ जाती है कि आप किस तरह अपने डेटा को लेते हो, ये आपकी अपनी जजमेंट है। हमें पता है कि जो केसेस हैं वो फ्यूचर में इंक्रीज होने हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो कर्व है वो फ्लैट आउट हो रही है, तो मतलब ये इंक्रीज नहीं होगी, बाद में ये डिक्रीज होगी। तो मतलब फिफ्थ ऑर्डर की इक्वेशन हमारे लिए सूटेबल नहीं है, चाहे उसकी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी भी अच्छी है। अब आर स्क्वायर की वैल्यू पे बात कर लेते हैं। आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो आपको ये मैथमेटिकल टर्म है। जब भी हम कर्व फिटिंग करते हैं डेटा पॉइंट्स पे, तो हर डेटा पॉइंट का इस कर्व से कुछ फासला होता है। ये फासला हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के थ्रू निकालते हैं। ये आपने स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, मैट्रिक में, एफएससी में स्टेटिस्टिक्स का जो पार्ट होता है उसके अंदर। तो ये जो वेरिएंस की वैल्यू होती है इसकी एवरेज वैल्यू होती है ये आर स्क्वायर। तो इसको समझने के लिए आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि जितनी ज़्यादा आर स्क्वायर की वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान में रहती है। अगर 1 होगी वैल्यू तो कर्व एग्जैक्टली पॉइंट्स के ऊपर फिट हुई होगी। अगर 0 होगी तो वो बिल्कुल भी फिट नहीं हुई होगी। तो इसकी वैल्यू जितनी भी 1 के क्लोजर हो उतनी अच्छी होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, फोर्थ ऑर्डर के आर स्क्वायर की वैल्यू में देखें 0.9231, 0.9231। अगर हम यहाँ पे देखें तो आर स्क्वायर की वैल्यू लीनियर में 0.74 है। लॉगरिथमिक आपने देखा था कि बहुत ही ख़राब कर्व थी, बिल्कुल भी फिट नहीं हो रही थी, इसीलिए लॉगरिथमिक की वैल्यू आर स्क्वायर की बहुत कम है। जो ऑर्डर्स थे पोलिनोमियल के वो काफ़ी बेहतर थे, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में स्टार्ट में इस पॉइंट पे और एंड पे थोड़ा सा डेविएशन है, तो इसकी वैल्यू फिर भी काफ़ी बेहतर है। थर्ड ऑर्डर भी काफ़ी बेहतर है, स्टार्ट में अच्छी है और एंड में थोड़ी सी बेहतर है। थर्ड और फोर्थ में इतना डिफरेंस नहीं है। थर्ड ऑर्डर 0.9217, 0.9231, तो ये एक निग्लिजिबल सा डिफरेंस है। तो जब यह डिफरेंस बहुत कम हो तो हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन कौन सी बेहतर है। अभी आप देखें कि जो थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है उसमें कम दफ़ा आपको वैल्यू पुट करनी पड़ती है, फोर्थ ऑर्डर में ज़्यादा दफ़ा पुट करनी पड़ती है। जब डेटा पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादा बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करने में कंप्यूटिंग पावर भी ज़्यादा लगती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। उसका नुकसान ये होता है कि कंप्यूटर आपका अभी तो हमारे डाटा पॉइंट बहुत थोड़े से हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर आपका इतना अच्छा नहीं है, आपके पास कंप्यूटेशनल पावर इतनी अच्छी नहीं है, तो आपकी ज़्यादा बड़ी इक्वेशन ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती, क्योंकि वो
सॉल्व करने में इतना टाइम लगता है और कंप्यूटर आपका कभी कभी हैंग भी हो जाता है। तो हम लोग ज़्यादा हमारा जो क्या कहेंगे कि रिकमेंडेड ये है कि छोटी इक्वेशन हो और आर स्क्वायर की वैल्यू भी रीजनेबल हो। अभी इन दोनों के आर स्क्वायर की वैल्यू इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन इक्वेशन में एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थर्ड ऑर्डर इक्वेशन को हम देखेंगे, हम कहेंगे कि ये हमारे लिए यहाँ पे सूटेबल थर्ड ऑर्डर इक्वेशन। एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट की है कि एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और एक पावर इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन यहाँ पे डिम हुई हुई है। ये क्यों डिम हुई हुई है? इसकी रीज़न ये होती है कि जो पावर इक्वेशन और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है वो अगर जीरो के क्लोज क्लोज बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो तो फिर वो इक्वेशन एक्सेल जो है पावर और एक्सपोनेंशियल में कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती। तो ये एक्सेल के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है कि अगर जीरो लाइन वाई की जीरो लाइन के क्लोज अगर ज़्यादा पॉइंट हो, जैसे यहाँ पे 2, 3, 4 के जो नंबर्स हैं ये जीरो के बहुत क्लोज हैं, उस केस में एक्सेल आपको ऑप्शन ही नहीं देता कि आप ये इक्वेशन प्लॉट कर सको। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो वाली इक्वेशन भी हम लोग देखेंगे। उसको प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शुरू के कुछ पॉइंट डिलीट कर देंगे, उसके बाद वो इक्वेशन हम बना के देखेंगे और उनके आस्कर की वैल्यू देखेंगे। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें कि जो लीनियर इक्वेशन है उसकी शेप यहाँ पे बताई हुई है, मैंने आपको बताया था। लॉगरिथमिक इक्वेशन की शेप भी बताई हुई है कि किस तरह की बनती है। पॉलिनोमियल की अगर आप शेप देखें तो शुरू में इस तरह की कर्व भी आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमें वो कर्व शो नहीं हो रही कि वो कर्व यहाँ पे आ भी रही है कि नहीं। अगर वो कर्व यहाँ पे आ रही है तो उसका मतलब ये है कि पॉइंट्स वो इतने अच्छे तरीके से फिट नहीं हुए। उसका तरीका ये होता है कि हम लोग अपने जो ग्राफ हैं उनकी वैल्यूज़ को, अभी अगर मैं अपने ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट करके 20 पे ले आऊँ और एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को और वाई एक्सिस की वैल्यू को 2000 पे ले आऊँ, तो मुझे इस वाले ब्लॉक का ग्राफ मिल जाएगा। फिर मुझे पता लग जाएगा कि शुरू में वो कर्व आ रही है ये वाली कि नहीं आ रही ये वाली। उसका तरीका क्या है कि मैं वाई एक्सिस की ऑप्शन पे जाता हूँ और इसको -1000 हुआ हुआ है, इसको मैं -1000 के बजाय -500 कर देता हूँ और मैक्सिमम 2000 कर देता हूँ। ठीक है, और एक्स एक्सिस की ऑप्शंस को हम लोग ऐसा करते हैं कि 140 की जगह 20 कर दें। ये 20 तो बहुत छोटा हो जाए, 50 कर दें। हंड्रेड कर देते हैं। तो वो कर्व हमारे पास नहीं आ रही है। यहाँ पे हमें ये पता लगा कि कर्व जो है वो नहीं आ रही। कौन सी ऑर्डर की पॉलिनोमियल है? थर्ड ऑर्डर। शुरू में फिर भी रीजनेबल डेटा पॉइंट। अभी आप देखें यहाँ पे डेटा पॉइंट्स कितने स्कैटर्ड है, लेकिन जब हम इसको असल वैल्यू पे लेके आते हैं तो ये काफी लगता है जैसे बहुत क्लोज है। 20,000, 10,000, 5,500। एक्स एक्सिस को भी चेंज कर 120। अब वाई एक्सिस को चेंज, अभी और भी है 120 की जगह इसको 150 दे देते हैं। हाँ, तो ये आपका ग्राफ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग शुरू के जो पॉइंट्स हैं वो डिलीट करके पावर और एक्सपोनेंशियल कर्व प्लॉट करें। अभी हम शुरू के कुछ पॉइंट्स डिलीट करते हैं। उसके लिए आपको एक चीज, ये वाली कर्व हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं क्योंकि ये भी डिलीट हो जाएंगे कहीं। कर्व की जो इक्वेशन है हम लोग पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। शुरू के कुछ वैल्यूज जो हैं 6 तक हम डिलीट कर देते हैं, 7 तक। इसको हम लोग डिलीट हो गई। अब जो कर्व्स हैं, अब अगर आप देखें तो
अभी नहीं आ रहे वैसे, ये जीरो की वैल्यू जब खत्म होंगी फिर आएंगे। 14 डेज तक इसको डिलीट कर, वो भी डिलीट हो गया। इसको हम लोग यहाँ तक डिलीट कर, ट्रेंड लाइन दोबारा से बना, अभी भी नहीं आ रही है, थोड़ा से और पॉइंट्स डिलीट करके देखिए। इसको हम लोग काफी नीचे ले जाते हैं, यहाँ पे चलो अब ये अभी भी नहीं ऑप्शन ओपन हो रही, इसकी रीजन अब समझ नहीं आ रही क्या है। फोर ही करते हैं। हाँ अब आ गई है इसकी ऑप्शन। अब अगर आप देखें तो पावर कर्व और एक्सपोनेंशियल कर्व की ऑप्शन भी आ गई। नीचे जो इक्वेशन है उनको उठा के हम लोग ऊपर ले आते हैं। ठीक है भाई, अब इसके अंदर से हम लोग पावर कर्व को पास करवा के देखते हैं। पावर कर्व की इक्वेशन और आस्केर वैल्यू भी प्रिंट करवाते हैं। पावर कर्व यहाँ पे पावर लिख देते हैं। इसके आस्केर की वैल्यू पोलिनोमियल से ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी बेहतर है। 0.9035 के बाद एक्सपोनेंशियल आ गई। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू भी मोर और लेस पावर के जैसी है। जीरो पॉइंट नाइन जीरो एट फाइव ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई सारी। अब आपने चूज करनी है से इसमें से इक्वेशन के सबसे बेस्ट इक्वेशन कौन सी है। तो अभी आर स्क्वायर्ड की बेस पे हम लोग चूज कर लेते हैं कि सबसे अच्छी इक्वेशन है हमारे पास थर्ड ऑर्डर पोलिनोमियल। ठीक है, थर्ड ऑर्डर पोलिनोमियल है हमारे पास। अब उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम उसके थ्रू प्रिडिक्शन करेंगे वो इक्वेशन यूज करके। इक्वेशन यूज कैसे होती है, अगर आप इस पोलिनोमियल को देखें तो इसमें y इज इक्वल टू 0.0058 x क्यूब एंड सो ऑन, ये वैल्यूज है। इसका मतलब क्या है कि y की जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ केसेस पर डे है और x की जो वैल्यू है वो डे नंबर है। अभी हमारे पास 118 डेज तक की तो सारे डेटा मौजूद है। x इज इक्वल टू 118 तक हमारे पास सारी वैल्यूज मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है, हमने x इज इक्वल टू 118 के बाद वाली वैल्यूज निकालनी है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी प्रिडिक्शन का एक कॉलम बनाते हैं और वहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। प्रिडिक्शन में हम लोग क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि किस दिन को कितने केसेस होंगे, और उसको लिए हम इक्वेशन कौन सी यूज़ करें, थर्ड ऑर्डर पोलिनोमियल। तो इसमें क्या होगा कि पोलिनोमियल मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। सिर्फ आपने क्या करना है कि x चूंकि नंबर ऑफ डेज हैं तो x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, डे नंबर माइनस 0.29
13 मल्टीप्लाई बाय डे नंबर है B2 का स्क्वायर प्लस 8.66 21 मल्टीप्लाई बाय B2 माइनस 34.02। तो ये आपके पास नंबर ऑफ केसेस आ गए। तो असल केसेस थे 54, हमारी प्रिडिक्शन है 68.9, इतनी बुरी नहीं है। दूसरी बात है कि यहाँ पे आप नोट करें कि जो प्रिडिक्शन होती है, ये वाले जो केसेस हैं इसमें जो प्रिडिक्शन होगी वो इतनी मैटर नहीं करती शुरू के केसेस में। असल प्रिडिक्शन यहाँ पे आके होती है। तो शुरू में अगर डेविएशन आ रही है तो उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, हम एंड में देखेंगे कि एंड में क्या होता है। तो अभी आप देखें कि जो केसेस हैं वो यहाँ शुरू में बहुत रैंडम केसेस हैं, एंड पे जाके देखते हैं कि एंड पे इसकी प्रिडिक्शन कैसी है। एंड पे क्योंकि जो कर्व है वो स्मूथली ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन है। तो अगर आप देखिए तो कुछ जगहों पे वो, जैसे ये वाला जो डे है इसमें केसेस काफ़ी क्लोज है। ठीक है, तो हमारी प्रिडिक्शन है वो रफली कर्व के हिसाब से 118th डे पे इतने केसेस रजिस्टर होने चाहिए थे, लेकिन इतने नहीं हुए, कम हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये जो है एंड में फ्लक्चुएटिंग कर्व है। आपके पहले केसेस ज़्यादा थे 5000 फिर कम हुए 4000, फिर ज़्यादा हुए 6000, फिर कम हुए फिर कम हुए। तो ये एक फ्लक्चुएशन आ रही है, लेकिन कर्व में चूंकि फ्लक्चुएशन नहीं होती, वो स्मूथली आगे चलती है। तो ये सही इसकी प्रिडिक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो जो करने वाली चीज़ है वो क्या है कि अभी हमने x इज इक्वल टू 118 तक प्रिडिक्शन की है, जो कि हमें ऑलरेडी पता थी कि कितने केसेस हैं। हमारा जो एम है वो हमने क्या करना है, हमने जो डेट है उसको भी आगे बढ़ाते हैं। डेट को भी हमने आगे बढ़ा दिया, ये जून 12 तक हम डेट को लेंगे, इसी तरह डेज भी आगे लेंगे, और अब हम अपनी प्रिडिक्शन वाली कर्व को आगे लेके जाते हैं। प्रिडिक्शन के हिसाब से जून 12 को हमारे पास रफली 10,000 केसेस आने चाहिए। तो आज की जो डेट है, आज की डेट हमारे पास है सपोज 5th, तो 5th को या 4th को हमारे पास 8,900 केसेस आने चाहिए हमारी प्रिडिक्शन के हिसाब से। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हमारी ये प्रिडिक्शन, मतलब क्योंकि कर्व जो है, जो केसेस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि केसेस हमारे किस तरह बढ़ेंगे। ये हम लोगों ने जो प्रिडिक्शन की है ये हमने केसेस पर डे के हिसाब से किया, जिसमें डाटा बहुत आप देख रहे होंगे कि बहुत डिस्टॉर्टेड सा डाटा है। दूसरी बात ये कि इसको हम प्रिडिक्शन ठीक है कि गलत है, और ये ठीक कैसे हो सकती है, ये चीज़ें हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम टोटल केसेस के हिसाब से प्रिडिक्शन करेंगे। अभी हमने केसेस पर डे के हिसाब से प्रिडिक्शन की है, नेक्स्ट हम टोटल केसेस के हिसाब से प्रिडिक्शन करेंगे। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें पता लगता है कि हमारी प्रिडिक्शन ठीक है कि गलत है। और वो जो बाद में जो कर्व डाई आउट होती है वो कैसे पता लगता है कि कर्व डाई आउट हो रही है।